मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व राजनीति और उसका अध्याय है शीत युद्ध का दौर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ने से पहले मैं आपको एक मैप के द्वारा कुछ बातें समझा देता हूँ। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और ये यहाँ सोवियत संघ रूस है। यहाँ एक छोटा सा द्वीपीय देश है क्यूबा। अब होता क्या है कि यहां पर सोवियत संघ का शासन है। क्यूबा में सोवियत संघ का शासन है और ये यूएसए के नजदीक एक द्वीपीय देश है क्यूबा मिसाइल संकट के समय यूएसए के जो राष्ट्रपति थे वो जॉन एफ केनेडी थे। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको जॉन एफ केनेडी याद रखना है। इसके बाद में इस समय जब यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी थे उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे, तो फिदेल कास्त्रो याद रखना है। इधर सोवियत संघ, तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे निकिता खुर्शचेव। ये तीनों नाम अपने को याद रखने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी, क्यूबा के फिदेल कास्त्रो और सोवियत संघ के निकिता खुर्शचेव। अब होता क्या है कि अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के जो नेता है उनको चिंता होती है कि कहीं यूएसए है क्यूबा पर आक्रमण न कर दे, यूएसए क्यूबा पर आक्रमण न कर दे और आक्रमण करके जो फिदेल कास्त्रो वहां के राष्ट्रपति हैं उसका तख्ता पलट न कर दे। ये अप्रैल 1961 की बातें हैं। यहां आपको कुछ और बातें भी याद रखनी है। 1961 में और कौन कौन सी बातें हुई। बर्लिन की दीवार बनाई गई 1961 में और क्यूबा पर सुनियोजित अमेरिका ने हमला कर दिया था जिसको बे ऑफ पिग्स के नाम से जाना जाता है। बे ऑफ पिग्स के नाम से जाना जाता है, यानी क्यूबा के ऊपर अमेरिका ने नियोजित हमला किया था, आक्रमण किया था, उसको बे ऑफ पिग्स के नाम से जाना जाता है। तो ये भी 1961 की कहानी है। इसके बाद में गुटनिरपेक्ष का बेलग्रेड सम्मेलन है, वो भी 1961 में ही हुआ। तो 1961 की ये चार घटनाएं, एक तो यूएसए के नेता थे उनको, जो सोवियत संघ के नेता थे उनको ये चिंता हो रही थी कि अमेरिका कहीं क्यूबा पर आक्रमण नहीं कर दे और फिदेल कास्त्रो है उसका तख्ता पलट न कर दे। उसके बाद में 1961 में बर्लिन की दीवार बना दी गई। बे ऑफ पिग्स की घटना घटी, बेलग्रेड में सम्मेलन हुई। तो ये चार घटनाएं 1961 की, ऐसे याद रखो आप, एक डेट की जो घटनाएं उनको एक साथ याद रखो। इसके बाद में क्या होता है, 1962 के अंदर सोवियत संघ के प्रमुख निकिता खुर्शचेव ने क्या किया, क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी जिससे अमेरिका सोवियत संघ के क्या आ गया,
नजदीकी निशाने पर आ गया। अब यहां मिसाइलें और परमाणु बम या सैनिक अड्डा बनाने से क्या हुआ, जो अमेरिका है उसके दुगुने भू क्षेत्र पर आक्रमण या हमला कर सकता था। कौन? सोवियत संघ। अब देखो क्या होता है, इसकी भनक 3 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद किसको लगी? अमेरिका को लगी। अब अमेरिका ने जंगी बेड़ों का, ये अमेरिका नहीं चाहता था कि वो सोवियत संघ के साथ युद्ध करे, लेकिन ये जरूर चाहता था कि ये इसके जो जंगी बेड़े हैं ये वापिस लौट जाएं, यहां से जो सैनिक अड्डा बनाया है उसको हटा दिया जाए। तो यूएसए ने क्या किया, यहाँ अपने जंगी बेड़े हैं उन को जो सोवियत संघ की बेड़ा मिसाइलें थी उनको रोकने का प्रयास किया, और ये सोचा कि ये वापिस सोवियत संघ चली जाए। तो ये जो घटना है ये क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानी जाती है। तो इसकी डेट भी अपने को याद रखनी है, 1962। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो यूरोप है, यूरोप का एक देश है जर्मनी। जर्मनी का एक शहर है बर्लिन। बर्लिन के अंदर क्या बना दी, एक दीवार बना दी गई। बर्लिन के अंदर एक दीवार बना दी गई जिसका नाम था बर्लिन की दीवार। ये 1961 में बना दी गई, जिससे क्या हुआ कि बर्लिन है वो 2 भागों में बट गया, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी, यानी पूर्वी और पश्चिमी, यानी पूर्व वाला भाग है पूर्वी जर्मनी और पश्चिम वाला भाग पश्चिमी जर्मनी। और यही दीवार विश्व को भी 2 खेमों में बांट दिया इसी दीवार ने। एक तो सोवियत संघ खेमा गुट, खेमा यानी गुट, और एक यूएसए गुट। जो सोवियत संघ गुट था वो समाजवादी व साम्यवादी व्यवस्था वाला खेमा था। साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने वाला खेमा था। और ये था पूंजीवादी। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि साम्यवादी या समाजवादी जो खेमा था उसका की अगुवाई कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। और पूंजीवादी जो खेमा था उसकी अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। तो ऐसे यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनी। इसकी जो लेंथ है वो 150 किलोमीटर है और 28 साल तक ये खड़ी रही। 28 साल तक ये खड़ी रही और 1989 के अंदर इसको गिरा दिया गया। 1989 को इसको गिरा दिया गया किसके द्वारा? पूर्वी जर्मनी के लोगों द्वारा इसको गिरा दिया गया। और इसको समाजवादी और पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसका प्रतीक भी कहा जाता है बर्लिन की दीवार को। यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि शीत युद्ध क्यूबा मिसाइल संकट का चरम बिंदु है। शीत युद्ध क्यूबा मिसाइल संकट का चरम बिंदु है। इसका भी आंसर अपने को इसी तरीके से यहां से देना है। इसके बाद देखो अब अमेरिका ने क्या कर दी? दादागिरी शुरू कर दी। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर हैं ये जापान के। वहां पर क्या हुआ? हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा दिए जापान पर। यहां जल्दी ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों गिराए? तो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए,
अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अमेरिका ने परमाणु बम गिराए, जबकि इस घटना की यानी पूरे विश्व के अंदर निंदा हुई थी, क्योंकि जापान ने समर्पण कर दिया था, हाथ खड़े कर दिए थे कि समर्पण करने के बाद भी अमेरिका ने क्या कर दिया, परमाणु हमला कर दिया। यानी जो बम काम में लिए गए थे परमाणु बम, उनका गुप्त नाम रखा गया। एक बम का नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, और दूसरे का था फेटमैन। तो जनरली ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो जापान में परमाणु बम गिराए उनके नाम क्या हैं, तो आप इनको याद रखो, लिटिल बॉय और फेटमैन। इनकी जो अक्षमता थी वो 15 से 21 किलो टन, यानी 15 से 21 किलो टन इनकी क्षमता थी। इतने मतलब ज्यादा कैपेसिटी के नहीं थे, क्योंकि 1950 के दशक में 1950 के दशक में कुछ देशों ने परमाणु परीक्षण किए, उनकी जो कैपेसिटी थी वो इन परमाणु बमों से 1000 गुना अधिक थी। यानी 1950 के दशक में जो जैसे अमेरिका ने, सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किए, तो उनकी जो कैपेसिटी थी वो इन परमाणु बमों से कहीं 1000 गुना ज्यादा मतलब अधिक पावरफुल थे वो। तो इसके बाद में ये शीत युद्ध की कहानी आ जाती है। जनरली ये पूछ लेते हैं कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध, देखो युद्ध इसको दो भागों में बांटे अपन, शीत प्लस युद्ध। युद्ध का नाम आते ही अपने दिमाग में आ जाता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो शीत का मतलब जिसकी तासीर ठंडी हो। तो शीत युद्ध में ऐसा लगता था कि युद्ध होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं। यहां पर वैचारिक युद्ध हुआ। जैसे जो न्यूज़पेपर हैं, प्रिंट मीडिया है, टीवी है, उसके द्वारा वैचारिक युद्ध हुआ, न कि हथियारों से युद्ध हुआ। ये जो शीत युद्ध है वो सोवियत संघ और अमेरिका के जो देश थे, उन गुटों के जो देश थे उनके बीच में हुआ। और उस समय एक देशों के अंदर हथियारों की होड़ मच गई, यानी हथियार हैं उनके लिए होड़ मच गई। इसके बाद में जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि छोटे देश महाशक्तियों से दोस्ती क्यों करना चाहते थे? छोटे देश महाशक्तियों से मित्रता या गठबंधन क्यों करना चाहते थे? इसका कारण यह है कि महाशक्तियां छोटे देशों को सुरक्षा का वायदा देती थी कि आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है। सुरक्षा का वायदा मिला छोटे देशों को। जब सुरक्षा का वायदा मिला, हथियारों की जरूरत पड़ी तो हथियार मिल गए, आर्थिक सहायता मिल गई इनको, आर्थिक सहायता। यानी जब इनको जरूरत पड़ी तो ये इन महाशक्तियों ने क्या किया, आर्थिक सहायता दे दी, हथियार उपलब्ध करा दिए, सुरक्षा का वायदा किया। इसीलिए छोटे देश जो महाशक्तियां थी उनके साथ क्या करना चाहती, मित्रता करना चाहती। ऐसे यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करना चाहती थी? महाशक्तियां छोटे देशों से गठबंधन क्यों करना चाहती थी? तो इसका देखो ये और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है। जनरली आप इन दोनों को समझने का प्रयास करें, इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप ये छोटे देश महाशक्तियों से गठबंधन क्यों करना चाहते थे, और यहां है कि महाशक्तियां छोटे देशों को अपने में क्यों मिलाना चाहती थी। तो महाशक्तियों को प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो जाते थे,
प्राकृतिक संसाधन, अब देखो सारी चीजें एक देश में तो होती नहीं है, कि जैसे मान लो एक छोटा देश है, उसमें खनिज तेल निकलता है, मान लो एक में खनिज निकलते हैं, तांबा निकलता है, कोयला निकलता है, तो ये चीजें महाशक्तियों को इन छोटे देशों से मिल जाती थी। इसके बाद में भू क्षेत्र, सैनिक ठिकाने बनाने के लिए इनको वहां की जमीन मिल जाती थी, वहां पर अपनी सैनिक टुकड़ियां स्थापित करके, सैनिक अड्डे स्थापित करके ये क्या करते थे, वहां से जो इनके दुश्मन देश होते थे उनसे युद्ध की प्लानिंग कर लेते थे। सैनिक ठिकाने के रूप में। इसके बाद में यहाँ इनको कुछ आर्थिक सहायता भी मिल जाती थी, आर्थिक सहायता। तो ये महाशक्ति छोटे देशों से गठबंधन क्यों करना चाहती थी, या छोटे देश महाशक्तियों के साथ दोस्ती क्यों करना चाहते थे, ये थोड़े डिफरेंस है इनमें, तो इन दोनों को अच्छे से अपने को पढ़ना है। इसके बाद में आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन देख, जैसे नाम से प्रतीत तो हो रहा है कि इस आंदोलन से जो देश जुड़े, वो जो सोवियत संघ है और अमेरिका जो दो गुट हैं, उनमें ये देश शामिल नहीं हुए। ये किसके लिए प्लेटफॉर्म था, जो अफ्रीकी देश थे, अफ्रीकी और एशिया के जो स्वतंत्र देश थे उस समय स्वतंत्र हुए वो, और लैटिन अमेरिका के जो स्वतंत्र देश थे उनके लिए एक प्लेटफॉर्म था ये गुट निरपेक्ष आंदोलन। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देशों के लिए एक प्लेटफॉर्म था। गुट निरपेक्ष आंदोलन में देखो भारत, मिस्र, स्लाविया, गाना, इंडोनेशिया। देखो भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, ये इन तीनों देशों के जो प्रमुख थे वो आपस में मित्र थे, तो इन्होंने इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की व्यूह रचना बनाई, और गाना और इंडोनेशिया के जो प्रमुख थे इन्होंने इसको इन तीनों को सहयोग दिया, और इसीलिए ये 500 सदस्य ही गुट निरपेक्ष के संस्थापक सदस्य कहलाते हैं, संस्थापक सदस्य। तो यहाँ पर भारत से कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मिस्र से थे गमाल अब्दुल नासिर, और युगोस्लाविया से थे जोसेफ ब्रोज टिटो, और गाना के थे वामे एनाकुरमा, और इंडोनेशिया के थे सुकर्णो। इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी, ये संस्थापक सदस्य थे। अभी हमने पहले शुरुआत में चर्चा कर ली कि 1961 में गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन हुआ बेलग्रेड के अंदर, और उस के अंदर 25 देशों ने भाग लिया। अभी 2019 के अंदर, ये तो पहला है, 18वां सम्मेलन हुआ था 2019 में अजरबैजान में। वहां इसमें जो शामिल होने वाले देश हैं उनकी संख्या 120 होगी, और 17 देशों ने पर्यवेक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसकी महत्ता कहीं बढ़ गई कि जो देश सोवियत संघ के साथ वाले गुट में नहीं शामिल होना चाहते थे, जो अमेरिका वाले गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो किस में शामिल हो गए, गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गए। धन्यवाद।